हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमांत राय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सीमांत में। हमने अपने पिछले वीडियो में व्यक्तित्व मापन के क्रम में व्यक्तित्व मापन की आत्मनिष्ठ विधियों को पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने कुल 3 विधियों का अध्ययन किया था: साक्षात्कार विधि, अवलोकन विधि और जीवन इतिहास विधि। हमने अपने पिछले वीडियो में इसको अच्छे से जाना और समझा था और आशा है आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। आज उसी क्रम में हम उसकी दूसरे वर्ग को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमको पढ़ना है व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों के बारे में। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आत्मनिष्ठ विधि वस्तुनिष्ठ विधि से किस प्रकार से अलग है। चलिए एक बार फिर से उसको हम आपको रिवाइज किया देते हैं कि जो आत्मनिष्ठ विधियाँ होती हैं उसके अंतर्गत एक ही चीज़ पाई जाती है कि उसके परिणामों को परीक्षक जो है वो प्रभावित करने में समर्थ हो जाता है। या कह सकते हैं कि आत्मनिष्ठ विधियों में उन सभी विधियों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें पक्षपात करने की संभावना होती है। किसके द्वारा? परीक्षक के द्वारा। यानी परीक्षक चाहे तो पक्षपातपूर्ण मूल्यांकन कर सकता है, मापन कर सकता है। उसी के ठीक विपरीत अगर हम वस्तुनिष्ठ विधियों की बात करेंगे तो वस्तुनिष्ठ विधियों में परीक्षक के द्वारा पक्षपात करने की संभावना नहीं रहती, या ये कह सकते हैं कि परीक्षक जो है वो परीक्षण के परिणामों को प्रभावित करने में समर्थ नहीं होता है। और वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत कुल 3 विधियों को पढ़ना है। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे निर्धारण मापनी। निर्धारण मापनी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेटिंग स्केल। दूसरे के स्थान पर हम प्रयोग करेंगे प्रश्नावली। और तीसरे नंबर पर है परिस्थिति परीक्षण। तो आज हम इस क्रम में निर्धारण मापनी, प्रश्नावली और परिस्थिति परीक्षण, इन 3 चीज़ों का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले निर्धारण मापनी को समझने का प्रयास करेंगे कि निर्धारण मापनी क्या होती है, इसका निर्माण किसने किया था और ये कितने प्रकार की होती है। अक्सर वस्तुनिष्ठ विधियों से निर्धारण मापनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको देखते हैं कि निर्धारण मापनी क्या होती है। तो वस्तुनिष्ठ विधियों में हम पहले का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम क्या है? निर्धारण मापनी। इस नाम से ही स्पष्ट है, निर्धारण मापनी मतलब व्यक्तित्व मापन से संबंधित यह वह मापनी है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करती है। अब सोचिएगा, कोई ऐसी मापनी है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करती है, तो एक व्यक्ति खुद अपने व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं करता है, बल्कि हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण किसी दूसरे व्यक्ति से कराते हैं। ठीक। अब यह दूसरा व्यक्ति कौन होना चाहिए? जो उस व्यक्ति को जानने वाला हो कि नहीं जानने वाला हो। तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति को जानने वाला होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में नहीं जानता है तो उसके व्यक्तित्व के विषय में वो क्या बताएगा आपको। इसका मतलब निर्धारण मापनी वह मापनी है या वह उपकरण है जिसमें हम किसी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण उसके जानने वालों के द्वारा कराया जाता है। ठीक। और ये बहुत ही प्राचीन विधि है और इस विधि का जो निर्माण है वो फैक्नर ने किया था। अगर आपसे कोई पूछे कि व्यक्तित्व मापन के क्षेत्र में या मनोभौतिकी के क्षेत्र में प्रथम निर्धारण मापनी का निर्माण किसने किया, तो आप बोलेंगे फैक्नर। फैक्नर जो थे उन्होंने प्रथम निर्धारण मापनी बनाई। किस चीज़ के लिए? व्यक्तित्व मापन के लिए, या कह सकते हैं मनोभौतिकी के क्षेत्र में प्रथम निर्धारण मापनी का निर्माण करने वाले कौन है? फैक्नर है। अब अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के ये पूछ दिया जाए कि प्रथम निर्धारण मापनी किसने बनाई और ऑप्शन में फैक्नर नहीं है, तो वहाँ पे आपको गॉल्टन शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति कौन है? तो दूसरे व्यक्ति हैं गॉल्टन। ठीक। तो गॉल्टन ने मनोभौतिकी या व्यक्तित्व के मापन के लिए नहीं बनाया था, लेकिन प्रथम निर्धारण मापनी, आप कह सकते हैं प्रथम निर्धारण मापनी किसने बनाई थी? तो गॉल्टन ने बनाई थी। प्रथम निर्धारण मापनी
तो किसने बनाई थी? गाल्टन। लेकिन अगर हम बात करें मनोभौतिकी की, तो प्रथम निर्धारण मापनी का निर्माण किसने किया था? तो प्रथम का किया था किसने? फेक्नर ने। तो ये स्पष्ट है कि निर्धारण मापनी क्या है? तो निर्धारण मापनी व्यक्तित्व मापन का वह उपकरण है जिसमें हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण उसके जानने वालों के द्वारा कराते हैं। एक बात, प्रथम निर्धारण मापनी का निर्माण किसने किया था? तो गाल्टन ने किया था। लेकिन अगर पूछ दे कि मनोभौतिकी या व्यक्तित्व मापन से संबंधित प्रथम निर्धारण मापनी का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? फेक्नर ने किया था। इतना स्पष्ट है। अब इसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि व्यक्तित्व मापन के क्षेत्र में निर्धारण मापनी कितने प्रकार की होती है? तो देखिए हमने यहाँ दाहिने साइड में लिखा हुआ है व्यक्तित्व मापन के क्षेत्र में निर्धारण मापनी कितने प्रकार की है? कुल 6 प्रकार की। पहले का नाम क्या है? चेकलिस्ट। आंकिक निर्धारण मापनी, ग्राफिक निर्धारण मापनी, क्रमिक निर्धारण मापनी, स्थिति निर्धारण मापनी और बाध्य चयन निर्धारण मापनी। ये व्यक्तित्व मापन की 6 निर्धारण मापनियां हैं जिसको हम बारी बारी से इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि चेकलिस्ट क्या है। जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है, इसमें लिखा क्या है? चेकलिस्ट। यानी अगर इसका शाब्दिक अर्थ से कोई भाव निकालने का प्रयास किया जाए, या कह सकते हैं भाव न निकालिए अर्थ निकालने का प्रयास किया जाए, तो नाम है चेक लिस्ट। मतलब कि हमारे सामने एक लिस्ट होगी और हम उसको क्या करेंगे? चेक करेंगे। अब चेक करते समय क्या किया जाता है? तो चेक करते समय व्यक्ति या तो सही का निशान लगाता है और या तो गलत का निशान लगाता है। ठीक। अब व्यक्तित्व मापन के क्षेत्र में अगर हम व्यक्तित्व मापन कर रहे हैं तो ध्यान देने वाली बात यह है कि व्यक्तित्व मापन में हम किसी भी उपकरण की सहायता से क्या जानते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानना है तो हमें क्या जानना पड़ेगा? तो हमें उसके गुणों को जानना पड़ेगा। तो ये जो निर्धारण मापनी एक उपकरण है उसमें से जो पहला प्रकार है चेकलिस्ट, इसमें क्या किया जाएगा? इसमें जब भी हम किसी गुण को जानने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? उसमें वो सारे गुणों का एक लिस्ट होगा जिसके आधार पर हम व्यक्तित्व का आकलन करेंगे। तो उस लिस्ट में एक व्यक्ति को करना क्या होगा? चेक करना होगा। या तो वो धनात्मक, या तो वो सही का निशान लगाएगा या तो वो गलत का निशान लगाएगा। अगर किसी गुण के सामने आप सही का निशान लगाते हैं तो क्या मालूम चलता है? कि उस व्यक्ति में वह गुण है। और अगर हम उसके स्थान पे रॉन्ग का निशान लगाते हैं, गलत का निशान लगाते हैं, तो उससे क्या सूचना मिलती है? कि उस व्यक्ति में वह गुण नहीं है। इससे एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि चेक लिस्ट का एक बहुत बड़ा काम यह है कि ये गुणों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति की सूचना देता है। तो चेकलिस्ट क्या करता है? चेकलिस्ट गुण की मात्रा को नहीं बताता है कि वो कितनी मात्रा है उसकी, जैसे ईमानदारी कितनी मात्रा है ये वो नहीं बताएगा, लेकिन क्या बताएगा? कि कोई एक गुण उस व्यक्ति विशेष में है अथवा नहीं। तो अगर ये पूछा जाए कि वह कौन सी निर्धारण मापनी है जो किसी व्यक्ति में गुणों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति का पता लगाती है, तो उसे हम क्या नाम देंगे? चेकलिस्ट। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, जैसे ए कर्तव्य निष्ठ है। ठीक, तो हमने क्या लिखा कि ए मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम हो गया, कर्तव्यनिष्ठ है। और इसके आगे हमने क्या किया है? ऐसे एक ब्लॉक बनाया जिसमें कोई एक चिन्ह लगाना, या तो सही का या तो गलत का। तो अगर आपने सही का निशान लगाया तो इस सूचना क्या दे रहा है? ये सूचना दे रहा है कि ए जो व्यक्ति है वो कैसा है? कर्तव्यनिष्ठ है। कितना ये नहीं बताएगा। अगर यहीं पे वो गलत का निशान लगा देता है तो क्या सूचना मिलती है? कि ए कर्तव्यनिष्ठ नहीं है। इसका मतलब चेकलिस्ट वह निर्धारण मापनी है जो गुणों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति का पता लगाती है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके आगे देखिए, कभी कभी क्या होता है, हम चेकलिस्ट को थोड़ा सा और विभेदक बनाना के प्रयास करते हैं। विभेदक मतलब कि वह किसी व्यक्ति का मापन जो है वो कई बिंदुओं के सापेक्ष करे, तो इसी में हम थोड़ी सी चीजें बढ़ा देते हैं। हम इसकी मात्रा को कुछ गुणात्मक पक्षों के माध्यम से प्रकट करते हैं। अब यहीं पे सही और गलत के स्थान पे हम बच्चों को ऑप्शन दे देते हैं कम, सामान्य, अधिक, बहुत अधिक। अब मान लीजिए इसमें से आपको निशान लगाना, तो हम क्या करते हैं? अभी यहाँ पे गुण का जहाँ पे उपस्थिति अनुपस्थिति की बात होती है वहीं पे क्या होगा? हम इस पर निशान लगाते हैं। कर्तव्यनिष्ठ कम है, नहीं सामान्य दर्जे का है, अधिक है या बहुत अधिक है। तो
अगर आपसे पूछा जाए कि चेकलिस्ट, अक्सर जो क्वेश्चन पूछता है चेकलिस्ट के बारे में, उसके पूछने का एकमात्र उद्देश्य होता है वो आपसे जानना चाहता है कि वह कौन सी निर्धारण मापनी है जो गुणों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति का सूचना देती है। ठीक है, तो कौन सी है? वो चेकलिस्ट है। एक बात, हम इसका प्रयोग करें कब? तो जब हमें किसी व्यक्ति के विषय में व्यक्तित्व का निर्धारण बहुत ही जल्दी से करना हो, तब भी हम क्या करते हैं? चेकलिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो समझ में आ गया चेकलिस्ट क्या है। चलिए दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है आंकिक निर्धारण मापनी। नाम में ही छुपा है आंकिक निर्धारण मापनी। ये कैसी मापनी है? यह एक ऐसी निर्धारण मापनी है जिसमें किसकी सहायता से व्यक्ति के गुणों को प्रकट किया जाता है? अंकों की सहायता से प्रकट किया जाता है। यहाँ क्या हो रहा था? सिर्फ सही गलत, मतलब वो गुण है या नहीं है, इतनी ही सूचना मिल रही थी। लेकिन अभी क्या होगा? यहाँ पे हम उसको अंकों की सहायता से प्रकट करेंगे। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि आंकिक निर्धारण मापनी वह निर्धारण मापनी होती है जिसमें हम व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों की मात्रा को कुछ अंकों के माध्यम से प्रकट करते हैं। कुछ अंकों के माध्यम से प्रकट करते हैं। अब गुण किलोग्राम में तो हम तोल नहीं सकते हैं, तो फिर कैसे करते हैं? एक प्रायोरिटी लेवल तय करते हैं। कैसे? अब हम दे सकते हैं जैसे वही सिर्फ हमने वही क्वेश्चन लिखा कि ए कर्तव्य निष्ठ है। अब उसके अगर यस या नो के स्थान पे हमने आपको 1 2 3 4 5 इस तरह से कुछ ऑप्शन दे दिए। अब हमने आपसे कहा कि ए कर्तव्यनिष्ठ है, इस कथन को पढ़िए और जितना आप सहमत हैं कम से अधिक की तरफ आप लगा सकते हैं। जहां 5 का मतलब है पूर्णतः कर्तव्यनिष्ठ है और ए का मतलब है कि बहुत कम कर्तव्यनिष्ठ है। तो क्या हुआ? अब यहाँ पे विभेदन क्षमता थोड़ी बढ़ गई। जहां हम चेकलिस्ट में देख रहे थे कि बच्चे को सिर्फ सही अथवा गलत इन्हीं में से किसी एक का चयन करना होता था, वहीं अब क्या हो रहा है? अब यहाँ पे विभेदन क्षमता कितनी हो गई? इसकी 5 हो गई। अब हम व्यक्तित्व के अंतर्निहित गुणों को 5 भागों में बांट सकते हैं। 1 को लगाएंगे तो बहुत कम, 2 को लगाएंगे थोड़ा, 3 को तो सामान्य, 4 को सामान्य से अधिक, 5 को बहुत अधिक कर्तव्यनिष्ठ है। तो यहाँ पे क्या हुआ? गुण की मात्रा को हमने अंकों की सहायता से प्रकट किया, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? आंकिक निर्धारण मापनी बोलते हैं। मतलब वह निर्धारण मापनी जो व्यक्तित्व के अंतर्निहित गुणों को कुछ अंकों के माध्यम से प्रदर्शित करता है, तो वह निर्धारण मापनी कौन सी होती है? आंकिक निर्धारण मापनी। सवाल ये उठता है कि हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही लिखा है, तो क्या यही हो सकता है? नहीं, यहाँ पे हम 1 2 3 भी लिख सकते थे। यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 7 भी लिख सकते थे और इसी तरह हम 8 और 9 तक बढ़ सकते, और भी बढ़ सकते थे। लेकिन बस एक चीज हम जितना लिखे हैं उसमें एक चीज की ध्यान देने वाली है कि किसी में भी अंकों की संख्या सम नहीं है, सदैव क्या है? विषम है। यहाँ 5 था, यहाँ 3 था, यहाँ 7 था, यहाँ 9 था। ऐसा क्यों किया जाता है? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि जब हम विषम संख्याओं की सहायता से किसी व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों को एक मात्रा में कन्वर्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे एक मध्य का बिंदु प्राप्त होता है। और हम जब भी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन कर रहे होते हैं, किसी गुण को जानने का प्रयास कर रहे होते हैं, तो सदैव उस व्यक्ति की स्थिति को औसत से मापते हैं कि वो औसत दर्जे से ऊपर है अथवा नीचे है। जैसे हम क्लास में बैठते हैं तो हम क्लास में क्या करते हैं? हम उस व्यक्ति को अधिक बुद्धिमान मानते हैं या बुद्धिमान मानते हैं जो क्या होता है? एक औसत दर्जे से ऊपर के बुद्धि का प्रदर्शन करता है। ठीक, जैसे आप देखेंगे कोई एक ऐसा समूह है जिसमें सभी ऑलराउंड सेकंड डिवीजन है, लेकिन उस सेकंड डिवीजनर के बीच में भी कोई एक बच्चा आपको बहुत तेज लगेगा। क्यों? क्योंकि वो औसत बच्चों से, जहां औसत बच्चे 45-50% नंबर पा रहे थे, वो 55, 56, 57 या 59% के आसपास मार्किंग कर रहा था। तो हम कहेंगे अरे वो बच्चा बहुत तेज है। तो वास्तव में वो बहुत तेज नहीं है। बहुत तेज होता तो विथ ऑनर पास होता ना, 75%, 80% नंबर पाता। लेकिन वो उसने, तो हमने क्या किया? उस समूह में उसकी स्थिति बेहतर है। इसका मतलब औसत से ऊपर। जब भी हम व्यक्तित्व के संदर्भ में किसी गुणों का आकलन कर रहे होते हैं, तो हम अच्छे और बुरे या बहुत अच्छे का जो एक कन्फर्मेशन देते हैं व्यक्ति को, वो कहाँ से होता है? वो स्तर से। वो कौन सा स्तर से होता है? वो सामान्य स्तर, यानी कह सकते हैं औसत दर्जा, यानी कह सकते हैं मिड पॉइंट से होता है। वो कभी भी न तो नीचे से होता है न तो ऊपर से होता है। कहाँ से होता है? औसत। और सम संख्याओं में औसत नहीं होता है, मध्य का बिंदु नहीं होता है।
आप देखेंगे इसमें मध्य का बिंदु ही नहीं है, यहाँ मध्य का बिंदु है। तो मकसद देखते हैं कि नहीं यार ये सामान्य से कम है तो 3 से पीछे बढ़ जाएंगे, और सामान्य से अधिक है तो 3 से अधिक बढ़ जाएंगे। तो आंकिक निर्धारण मापनी में अंकों को या गुणों को प्रकट करने के लिए हम सदैव विषम संख्याओं का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें एक मध्य का अंक होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है ग्राफिकल निर्धारण मापनी। ग्राफिकल निर्धारण मापनी भी जैसा नाम है ठीक उसी प्रकार से इसका परिभाषा भी होगा। नाम क्या है इसका? ग्राफिकल या ग्राफिक निर्धारण मापनी। तो कैसी निर्धारण मापनी है ये एक ऐसी निर्धारण मापनी है जिसमें व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों की मात्रा को ग्राफ की सहायता से प्रकट किया जाता है। यानी कि वह निर्धारण मापनी जिसमें व्यक्ति के अंतर्निहित गुण की मात्रा को क्षैतिज रेखा पर बिंदु लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। ये एक क्षैतिज रेखा है और हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस पे हम क्या करते हैं? बिंदु लगाकर हम बता सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर गुणों की मात्रा क्या है। चलिए देखते हैं। जैसे सिर्फ वही हम क्वेश्चन पे लेते हैं कि ए कर्तव्य निष्ठ है और क्वेश्चन मार्क। अब इसी के आगे न तो सही गलत का चिन्ह लगाने के लिए कह रहा है, न तो 1 2 3 4 5 का ऑप्शन दिया हुआ है। एक लाइन ऐसे खींच दिया है जिसमें बीच में उसने मिड पॉइंट बनाया हुआ है, और यहाँ पे उसने लिख दिया है MIN मिनिमम, और यहाँ पे लिख दिया उसने MAX मैक्सिमम। यानी कि ये समझ में आ गया कि यह जो कोना है वो मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ इधर बढ़ते हुए आप यहाँ तक जाएंगे। तो सोचे कि यहाँ भी एक मिड पॉइंट है, यानी कि औसत। यानी कि अगर कोई व्यक्ति औसत दर्जे का कर्तव्यनिष्ठता दिखा रहा होता है तो हम कहाँ टिक करेंगे? इस ओरिजिन पे। अच्छा, ये जीरो नहीं है, ये मध्य बिंदु है, ओरिजिन है ये। यानी कि इसको कोई टिक किया तो मतलब कि वह बालक औसत दर्जे का कर्तव्यनिष्ठ है। हम जैसे मान लीजिए एक ईमानदार व्यक्ति है, हमने ऐसी लाइन खींच दी, आपने इसको टिक किया तो मतलब वो औसत दर्जे का ईमानदार है, मतलब न बेईमान ही है न बहुत ज़्यादा ईमानदार ही है। तो यहाँ अगर हम इसी चक्कर में राजा हरिश्चंद्र की बात करने लगेंगे तो आप कहाँ टिक कर देंगे? यहाँ कि वो उच्च लेवल के ईमानदार थे। ठीक, तो यहाँ पे आप अब देखिए विभेदन क्षमता यहाँ पे थोड़ी सी और बढ़ गई। चेकलिस्ट में विभेदन क्षमता 2 ही पे थी, आंकिक निर्धारण मापनी 5 7 या 9 या उसके भी ऊपर जा सकती है। तो वहीं ग्राफिकल निर्धारण मापनी में ग्राफिकल निर्धारण मापनी की विभेदन क्षमता कितनी है? जितने आप इसे बिंदु लगा सकते हैं, तो बहुत सारे बिंदु लगाए जा सकते हैं। अब इस बिंदु की स्थिति के आधार पर हम उसको जान सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर कर्तव्यनिष्ठता की जो मात्रा है वो कितनी है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, तो ठीक है 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच दीजिए और जहाँ पे आप ऐसे लगा दीजिए टिक ऐसे। अब क्या मान लीजिए आपने जो लगाया वो 3.4 सेंटीमीटर पर लगाया, तो इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3.4 बटे 10 गुणे 100। ठीक, यही होगा ना। 10 सेंटीमीटर टोटल इसकी वैल्यू थी, 3.4 पर हमने टिक लगाया है और 100 से गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रतिशत में चिन्ह करना है। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 34%। यानी कि ए नामक व्यक्ति कितना परसेंट कर्तव्यनिष्ठ है? तो 34%। तो यहाँ पे इसकी समझिए एक तरह से जो विभेदन क्षमता है वो 100 हो गई, लगभग उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो अप्रॉक्सीमेटली 100 तो हो ही गई है। तो अगर आपसे पूछे कि इन तीनों में चेकलिस्ट, आंकिक और ग्राफिक में सबसे अधिक विभेदक कौन है, तो सबसे अधिक विभेदक कौन है? ग्राफिकल निर्धारण मापनी। उससे कम आंकिक और सबसे कम कौन है? तो चेकलिस्ट है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। ग्राफिकल निर्धारण मापनी क्या है? तो ग्राफिकल निर्धारण मापनी वह निर्धारण मापनी है जिसमें व्यक्ति के अंतर्निहित गुण की मात्रा को क्षैतिज रेखा पर बिंदु लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, चलिए इसकी परिभाषा को आप लोग साथ साथ या पॉज करके लिख भी लिया करिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी निर्धारण मापनी का नाम देखिए क्या है? क्रमिक निर्धारण मापनी। क्रमिक निर्धारण मापनी। ठीक, क्रमिक निर्धारण मापनी मतलब एक ऐसी निर्धारण मापनी जो क्या करती है? क्रम में लगाती है। किसको क्रम में लगाती है? तो एक व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों को क्रम में लगाती है। यानी कि क्रमिक निर्धारण मापनी आपके किसी एक गुण का मापन नहीं करेगी,
मतलब ये अलग अलग गुणों के मापन को नहीं प्रदर्शित करेगी, बल्कि ये क्या करेगी, सभी गुणों के मात्राओं के आधार पर उनको क्या करेगी, एक असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर सकती है, जिसके द्वारा हम ये बता सकते हैं कि एक व्यक्ति में कौन से गुण की मात्रा सबसे ज़्यादा है और किस गुण की मात्रा सबसे कम है। तो क्रमिक निर्धारण मापनी क्या हो गई, तो क्रमिक निर्धारण मापनी क्या करती है, व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों की सापेक्षिक स्थिति के आधार पर, मतलब आपस में तुलना कर दी कौन ज्यादा कौन कम, सापेक्षिक स्थिति के आधार पर एक क्रम प्रदान करने का काम करती है। तो क्रमिक निर्धारण मापनी व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों का तुलनात्मक अध्ययन करेगी और फिर उन्हें क्या करेगी, एक क्रम प्रदान करेगी। वो असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है, मतलब वो आरोही क्रम भी हो सकता है और अवरोही क्रम भी हो सकता है। तो क्रमिक निर्धारण मापनी का संबंध किसी एक गुण से नहीं है, बल्कि व्यक्ति में पाए जाने वाले समस्त गुणों से है। वो करती क्या है, समस्त गुणों का सापेक्षिक अध्ययन करेगी और उसके आधार पर उसे कम से अधिक की तरफ या अधिक से कम की तरफ में एक क्रम प्रदान कर देगी। तो इसके द्वारा फायदा क्या हो सकता है, हमें क्या जानकारी हो सकती है, हम ये जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति में कौन से गुण सबसे कम है और कौन से गुण की मात्रा सबसे अधिक है। अगर ये सिचुएशन आती है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, क्रमिक निर्धारण मापनी का प्रयोग करेंगे। ठीक, चलिए इस क्रम में अगला देखिए, अगला है स्थिति निर्धारण मापनी। वो तो क्रमिक था तो क्रम बता दिया, स्थिति निर्धारण मापनी है तो स्थिति बताएगा, किसकी स्थिति बताएगा, गुण की स्थिति बताएगा। कहाँ, किसके सापेक्ष में गुण की स्थिति बताएगा, तो समूह के सापेक्ष में। जैसे कि मान लीजिए कि एक 10 लोगों का समूह है और हमें यह जानना है कि इस 10 लोगों में सबसे ज़्यादा ईमानदार कौन है। तो अगर ये जानने के लिए हमें किसी निर्धारण मापनी का प्रयोग करना पड़े तो वह कौन सी निर्धारण मापनी होगी, स्थिति निर्धारण मापनी होगी। यानी स्थिति निर्धारण मापनी करती क्या है, किसी एक व्यक्ति का किसी एक विशेष गुण के सापेक्ष में उसके समूह में क्या स्थिति है, इसको जानने के लिए हम स्थिति निर्धारण मापनी का प्रयोग करते हैं। ठीक, क्या बताया हमने कि स्थिति निर्धारण मापनी क्या है, किसी एक व्यक्ति का, ठीक, एक से अधिक नहीं, किसी एक व्यक्ति का किसी विशेष गुण के सापेक्ष में, किसी एक विशेष गुण के सापेक्ष में समूह में क्या स्थिति है, को जानने के लिए स्थिति निर्धारण मापनी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यानी कि किसी एक व्यक्ति का किसी विशेष गुण के सापेक्ष में समूह में क्या स्थिति है, ये जानने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, स्थिति निर्धारण मापनी। इसमें होता क्या होगा कि हम उस विशेष गुण के सापेक्ष में सबकी स्थिति जान लेंगे और देखेंगे कि उन सभी में इसकी क्या स्थिति है। तो इस रूप में हम क्या जान जाएंगे, किसी एक समूह में किसी एक व्यक्ति का विशेष गुण के सापेक्ष में क्या स्थिति है, ये जानने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, स्थिति निर्धारण मापनी का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई चीज़ न समझ में आए तो क्या करिए, पहले तो ये करिए कि वीडियो को एक आध बार रिवाइज करके देख लीजिए और तब पर ही आपको अंदर कोई समस्या रहती है, कोई कन्फ्यूजन बना रहता है तो आप क्या करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए ताकि हम जब भी अपने अगले वीडियो को बनाएं तो उसमें आपके उन समस्याओं का कर सकें। चलिए अगला क्या है, अगला है बाध्य चयन निर्धारण मापनी। बाध्य चयन निर्धारण मापनी, तो जैसा नाम वैसा काम। यह कैसी निर्धारण मापनी है, यह एक ऐसी निर्धारण मापनी है जिसमें व्यक्ति को दिए गए कथनों के सापेक्ष में
कुछ विकल्पों में से ही एक विकल्प का चयन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। हमको एक सिचुएशन गढ़ के देंगे कथन के रूप में, आप उस कथन को पढ़ेंगे और कथन को पढ़ने के बाद क्या करना पड़ेगा, दिए गए विकल्पों में से ही किसी एक का चयन करना होगा। जैसे मान लीजिए कह दिया गया कि जब वो उदास होता है तो क्या सोचता है। ठीक, मान लो ये कथन हो गया। अब पहला आंसर दिया, दे सकता है आत्महत्या करना, दूसरा सो जाना, तीसरा आक्रामक व्यवहार दिखाना, कुछ भी दे सकता है, चौथा एकांत में बैठना। तो अभी मान लीजिए कि वो व्यक्ति कुछ और करता हो, लेकिन अब उसे मजबूरी है कि इस कथन को पढ़ेगा और इस कथन को पढ़ने के बाद इन्हीं विकल्पों में से किसी एक का चयन करने के लिए क्या होना पड़ रहा है, बाध्य होना पड़ रहा है। इसीलिए इस निर्धारण मापनी का नाम क्या पड़ गया, बाध्य चयन निर्धारण मापनी। ठीक, समझ में आ गया। चलिए हम इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने किसको जान लिया, बाध्य चयन निर्धारण मापनी के बारे में। अब हम किसके बारे में जानेंगे, प्रश्नावली। तो प्रश्नावली क्या होता है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे हम क्या हुआ, वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत एक विधि पढ़ चुके हैं, निर्धारण मापनी। अब किसका नंबर है, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली क्या होती है और इसे किसने बनाया। प्रश्नावली एक ऐसा उपकरण है या एक ऐसा टूल्स है जिसमें क्या होता है, जिस व्यक्ति का हमको व्यक्तित्व जानना है, हम उसी व्यक्ति के ऊपर उस उपकरण को क्या करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। निर्धारण मापनी में क्या करते थे, जिसका भी हमें व्यक्तित्व मापन करना है हम उसके पास नहीं जाते थे, बल्कि हम उस टूल्स का प्रयोग उसके जानने वाले के ऊपर करते थे कि वास्तव में वह अपनी छाप इन लोगों के ऊपर क्या छोड़ा है, हम उन्हें जान लेते हैं। तो यहाँ पे ये भी थे, लेकिन हम प्रश्नावली नामक जब उपकरण का प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, इस उपकरण को हम ठीक उसी व्यक्ति के ऊपर अप्लाई करेंगे जिसका व्यक्तित्व हमें जानना है। एक बात। दूसरी बात क्या होगा, ये उपकरण में होगा क्या, तो इसका नाम ही है प्रश्नावली। इसमें एक शब्द छुपा हुआ है प्रश्न, यानी कि यह जो है प्रश्नों से संबंधित है। तो प्रश्नावली क्या होती है, प्रश्नावली ढेर सारे प्रश्नों का एक समूह होती है या श्रृंखला होती है जिसकी सहायता से हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने का प्रयास करते हैं। एक बात, यानी कि उसमें जो प्रश्न होंगे वो जीएस जीके के नहीं होंगे, बल्कि उसी व्यक्ति के गुणों से संबंधित होंगे कि वह व्यक्ति इस परिस्थिति में क्या करेगा, ऐसा करके क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे। एक बात। दूसरी बात, प्रश्न पूछने का दो ढंग होता है, या तो हम उस प्रश्न को रखें और उसको पढ़ के पूछें और वो उसका उत्तर दे, लेकिन प्रश्नावली में ऐसा नहीं होता है। प्रश्नावली में हम प्रश्नों की श्रृंखला को उस व्यक्ति को दे देते हैं जिसका हमें व्यक्तित्व मापन करना होता है। यानी कि व्यक्तित्व मापन के क्षेत्र में प्रश्नावली वह उपकरण है जिस पर सब्जेक्ट मतलब जिसका हमें अध्ययन करना है, जिस पर सब्जेक्ट अपनी प्रतिक्रियाओं को स्वयं अंकित करता है, वह समस्याओं को पढ़ता है और उस पर अपनी प्रतिक्रिया को स्वयं अंकित करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रश्नों की श्रृंखला को हम क्या कहेंगे, प्रश्नावली कहेंगे। प्रथम प्रश्नावली को किसने बनाया था, तो प्रथम प्रश्नावली को फ्रांसिस गाल्टन ने बनाया था। फ्रांसिस गाल्टन ने कब बनाया था, तो 1880 ईस्वी में बनाया था। ठीक, लेकिन मनोभौतिकी के क्षेत्र में यानी कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रथम प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था, तो R.S. वुडवर्थ ने किया था। कब किया था, सन 1918 ईस्वी में किया था। इतना याद रखिए कि फ्रांसिस गाल्टन वो व्यक्ति हुए जिन्होंने प्रथम प्रश्नावली का निर्माण किया। कब किया, 1880 में।
और वहीं पे व्यक्तित्व मापन के क्षेत्र में या कह सकते हैं मनोभौतिकी के क्षेत्र में प्रथम निर्धारण मापनी का निर्माण करने वाले कौन है? आर.एस. वुडवर्ड। सन क्या है इनका? 1918, इनका 1880। अब प्रश्नावली होती क्या है? तो आप लिख देंगे कि प्रश्नावली प्रश्नों की वह श्रृंखला है जिस पर प्रतिक्रिया स्वयं वह व्यक्ति करता है जिसका व्यक्तित्व जानना हो। ठीक, यानी कि जिस प्रश्नावली को या जिस प्रश्नों की श्रृंखला को हम तैयार करेंगे उसे अपने पास नहीं रखेंगे, बल्कि उसे उस व्यक्ति को दे देंगे जिसका व्यक्तित्व हमें जानना है। वो क्या करेगा? उन प्रश्नों को पढ़ेगा और उन प्रश्नों में दिए गए विकल्पों के आधार पर क्या करेगा? स्वयं टिक करेगा, यानी कि अपनी प्रतिक्रियाओं को वो स्वयं अंकित करेगा। ठीक, यहाँ तक कंफर्म हो गया। प्रथम निर्धारण मापनी बनाने वाला कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। और मनोभौतिकी के क्षेत्र में कौन है? तो यहाँ पे कौन है? आर.एस. वुडवर्ड। दूसरा कि क्या प्रश्नावलियां कई प्रकार की हो सकती हैं? एकदम हो सकती हैं। तो अगर बहुत ही सतही तरीके से या बेसिक तरीके से देखा जाए तो निर्धारण मापनियां मूल रूप से 2 प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? तो पहला होता है खुली प्रश्नावली, एक होता है खुली प्रश्नावली। जिसे हम हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं ओपन सोर्स क्वेश्चनेयर। और दूसरा क्या होता है? बंद प्रश्नावली, यानी क्लोज्ड सोर्स क्वेश्चनेयर। ठीक, तो यहाँ पे पहला हो गया खुली प्रश्नावली और दूसरा हो गया बंद प्रश्नावली। खुली प्रश्नावली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओपन सोर्स क्वेश्चनेयर। क्या होता है ओपन सोर्स क्वेश्चनेयर? इसका मतलब ये नहीं कि उसमें प्रश्न खुले होते हैं और बंद प्रश्नावली में प्रश्न बंद कर दिए जाते हैं। तो ये मत कह दीजिए कि जिस प्रश्न पत्र का सील बंद होता है उसे बंद प्रश्नावली, जिसके सील खुले हुए होते हैं उन्हें खुली प्रश्नावली। ऐसा नहीं है, बल्कि खुली प्रश्नावली का मतलब होता है कि वह प्रश्नावली जिसमें कथनों के सापेक्ष, प्रश्नावली में कुछ कथन दिए हैं, जिसमें कथनों के सापेक्ष में आपको भाव अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है, तो उसे हम कहते हैं खुली प्रश्नावली। इसका मतलब ऐसी प्रश्नावली जिसमें प्रश्न तो हो, लेकिन कैसे प्रश्न हो? लघु उत्तरीय प्रश्न हो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको भाव अभिव्यक्त करने की छूट होती है, तो उसे हम क्या कह देंगे? खुली प्रश्नावली। तो खुली प्रश्नावली में हम कह सकते हैं निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न होते हैं। निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न होते हैं। ठीक इसी उल्टे बंद प्रश्नावली क्या होती है? बंद प्रश्नावली वह प्रश्नावली है जिसमें क्या होता है? विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती है। तो कहाँ विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती? जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हम कहते हैं मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होते हैं। आप देखेंगे टेट, सीटेट या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें एक समस्या, उसमें 4 विकल्प, चारों विकल्पों के गलत होने के बाद भी आप 5वां विकल्प नहीं चुन सकते हैं, अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते, बल्कि आपको उसी में से एक सबसे सुटेबल को चुनना ही पड़ेगा। ठीक, तो खुली प्रश्नावली और बंद प्रश्नावली का जो विभाजन है वो किसके आधार पे? विचार व्यक्ति के आधार पे। जिस प्रश्नावली में विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है उससे हम खुली प्रश्नावली, और जिसमें विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? बंद प्रश्नावली। ठीक, तो यहाँ पे हम प्रश्नावली को भी अच्छे से समझ लिए। अब इसके बाद हम लास्ट की तरफ पढ़ेंगे परिस्थिति परीक्षण क्या होता है। ठीक, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो अंतिम इसमें कौन सा है? परिस्थिति परीक्षण। तो वस्तुनिष्ठ विधियों में हमको अंतिम पढ़ना है परिस्थिति परीक्षण। नाम से यह स्पष्ट है कि इसमें क्या करना है हमको? इसमें हमें किसी विशेष परिस्थिति में किसी के व्यवहार का परीक्षण करना है, ये ध्यान देना है। यानी कि हम कार्य करते समय अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानना चाह रहे हैं तो समझिए कि वो कौन सी विधि हो जाएगी? परिस्थिति परीक्षण। इस परीक्षण में क्या कहा जाता है? इस परिस्थिति में हम किसी व्यक्ति के सामने कोई काल्पनिक परिस्थिति प्रस्तुत कर देते हैं, या तो वास्तविक परिस्थितियों में ही हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना के सापेक्ष में कैसा व्यवहार करता है।
अच्छा, यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो परिस्थितियां हैं ना, वो काल्पनिक हो या तो वास्तविक हो, लेकिन वो संरचित रहेंगी, असंरचित नहीं रहेंगी, जैसा कि प्रक्षेपी विधियों में होता है। परिस्थिति परीक्षण जो है वो लगभग किसके समान है? तो लगभग वो प्रक्षेपी विधियों के ही समान है। अंतर केवल ये होता है कि परिस्थिति परीक्षण में जो परिस्थितियां होती हैं वो संरचित होती हैं, न कि असंरचित। तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन कैसे करते हैं? तो जब वह कोई कार्य कर रहा होता है तो उसी कार्य करते समय ही हम उसके व्यवहार को ऑब्जर्व करते हैं कि वो किसी एक विशेष घटना या व्यक्ति के समझ क्या भाव प्रकट करता है, क्या व्यवहार करता है। इसमें व्यक्ति करता क्या है? अपने अंतर्निहित गुणों को अनजाने में ही क्या करता है? किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत कर देता है। मतलब वो जानबूझ के ऐसा नहीं करता है, उसके सामने एक परिस्थितियां या तो गढ़ दी जाती हैं और या तो वो परिस्थितियां क्या होती हैं? अचानक से स्वयं आ जाती हैं, वास्तविक रूप में आती हैं, और उसमें व्यक्ति क्या करता है? किसी अन्य व्यक्ति को लक्ष्य बनाकर कोई एक व्यवहार करता है, और उसी व्यवहार का आकलन करके जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जान जाते हैं। यानी कि परिस्थिति परीक्षण व्यक्तित्व मापन की वह विधि है जिसमें व्यक्ति किसी एक परिस्थिति में किसी एक अन्य व्यक्ति के माध्यम से अपने अंतर्निहित गुणों को क्या करता है? अभिव्यक्त करता है, और हम उस अभिव्यक्ति के माध्यम से ही जान लेते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। बस कंडीशन क्या होती है कि वो जो परिस्थितियां होती हैं जिसमें व्यक्ति अपने गुणों को अभिव्यक्त करता है दूसरों के माध्यम से, वह परिस्थितियां कैसी होनी चाहिए? पूर्ण रूप से संरचित होनी चाहिए। जैसे आपने रोरसाइंग ब्लड टेस्ट देखा होगा, रोरसाइंग ब्लड की टेस्ट की तरह भी ये भी होता है, लेकिन होता क्या है? रोरसाइंग ब्लड टेस्ट में जो परिस्थितियां दी गई होती हैं वो असंरचित होती है, अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं, लेकिन परिस्थिति परीक्षण में परिस्थितियां कैसी होती हैं? स्ट्रक्चर्ड होती हैं, वो संरचित होती हैं। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये पूर्णतः स्पष्ट होता है, और उन परिस्थितियों में कार्य करते हुए या व्यवहार करते हुए व्यक्ति क्या करता है? स्वभावतः अपने गुणों को किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से क्या कर देता है? अभिव्यक्त कर देता है। तो परिस्थिति परीक्षण प्रक्षेपी विधियों के काफी हद तक समान है, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या होता है कि इसमें हम संरचित परिस्थितियों का ही प्रयोग करते हैं और प्रक्षेपी विधियों में असंरचित का। इसमें भी व्यक्ति दूसरे के माध्यम से अपने गुणों को अभिव्यक्त करता है, उसमें भी करता है, लेकिन उसमें असंरचित परिस्थितियां होती हैं और इसमें परिस्थितियां कैसी होती है? संरचित होती हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या किया? हमने आज यहां तक वस्तुनिष्ठ विधियों का अध्ययन किया। तो इस क्रम में हम व्यक्तित्व मापन की जिस सीरीज को लेकर आगे बढ़ रहे थे उसमें हमने पहले दिन जाना कि व्यक्तित्व मापन की विधियों को कितने वर्गों में बांटा गया है। उसी दिन हमने ये भी पढ़ा कि व्यक्तित्व मापन की आत्मनिष्ठ विधियां क्या होती हैं, और उसके अंदर जो विधियां आई उनके बारे में पढ़ा। आज के अपने वीडियो में हमने क्या पढ़ा? आज के अपने वीडियो में हमने वस्तुनिष्ठ विधियों का अध्ययन किया, कि ये भी अध्ययन किया कि वस्तुनिष्ठ विधियों के अंदर कौन कौन सी विधियां आती हैं, और उससे डिटेल में जानने का प्रयास किया। आशा है कि आपको आज हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस पूरे वीडियो में कोई समस्या हो या कोई कन्फ्यूजन अभी भी बनी हुई है तो निश्चित रूप से आप हमें कमेंट के माध्यम से सूचित करिए। अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।